और सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एचटी लीडरशिप समिट में इस वक्त आप सुन रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से एक ड्राइव चलाया गया, सफल ड्राइव चलाया गया और आज दुनिया भर में हमारी कोविन की ऐप हो या हमारा टीकाकरण का, हमारे वैक्सीनेशन का अभियान हो, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। डीबीटी के माध्यम से जो गरीब का अधिकार है वो बिचौलिए खा जाते थे, डीबीटी के माध्यम से सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचे उसकी व्यवस्था करी और उन्होंने गरीबों की समस्या का, जनता की समस्या को रिजॉल्व करने का, इसका समाधान करने का स्केल और साइज दोनों बदल दिया। पहले योजनाएं बनती थी कि इस बार 10,000 लोगों के घर पे शौचालय पहुंचाएंगे, अब योजना बनने लगी हर घर में शौचालय बनाना है। पहले योजना बनती थी इस बार हम 20 लाख लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, अब योजना बनने लगी कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाना है। पहले योजना बनती थी कि इतने गांवों का हम विद्युतीकरण करेंगे, घर की तो बात ही नहीं होती थी। हमने तय कर दिया कि हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, उसको भी घर के अंदर बैठकर वो बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। इस प्रकार से इनके प्रॉब्लम, जनता के जो समस्याएं थी, इसको हल करने का स्केल और साइज बदल दिया गया और इसके कारण 60 करोड़ लोगों में एक भरोसा हुआ कि देश की डेमोक्रेसी जो चल रही है, देश की सरकार चल रही है, इसमें मेरा हिस्सा है। हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री आज हमारी भी चिंता कर रहा है। इस प्रकार के भरोसे से जो 60 करोड़ 80 करोड़ लोग हैं, पेरिफेरल गिने तो 80 करोड़ लोगों को देश की विकास यात्रा के साथ जोड़ने का काम हुआ। पहले जीडीपी इस प्रकार की समिटों के अंदर चर्चा का विषय था, शुष्क जीडीपी था। नरेंद्र मोदी जी ने जीडीपी का मानवीय चेहरा सबके सामने रखा। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्योंकि मैं सारे हमारे अर्थशास्त्रियों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि जीडीपी का मानवीय चेहरा क्या होता है। आप मुझे बताइए भाई कि देश के हर घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे तो जीडीपी की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? हर घर में गैस पहुंचाएंगे, जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हर व्यक्ति को घर देंगे तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देश में 10 करोड़ शौचालय बनाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगा कि या नहीं बढ़ेगा? जीडीपी भी बढ़ता है और साथ में इनकी समस्याओं का समाधान भी होता है, जनता की समस्याओं का समाधान भी होता है। इस प्रकार का एक नया कंसेप्ट लेकर सबसे बड़ा काम इस 7 साल में हुआ है। तो 80 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के अंदर हिस्सेदार बनाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हुआ। इसके बाद देश के अर्थतंत्र को ठीक करने के लिए बहुत डिसिप्लिन तरीके से सभी पैरामीटर्स तय करने लगे। बहुत हो हल्ला हुआ जब बैंकों की बैलेंस शीट को क्लियर करना चालू किया, तब बहुत हो हल्ला हुआ, मगर धीरे 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 कानूनी खाका तैयार कर आज बैंकों की बैलेंस शीट एकदम क्लियर है और एनपीए लगभग 2.5%, 2.9% के बीच में हर बैंक का लाने का काम किया, जो पहले कभी भी सच्चा एनपीए हमारे सामने नहीं आता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ढेर सारे काम हुए। सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया, सीएपीएफ के को भी भरोसा दिया गया और पहली बार नेशन फर्स्ट का अप्रोच लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। हमेशा सीमा के उस पार से हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता था और अंदर आकर हमारे जवानों को आहत कर लोग चले जाते थे, कोई जवाब देने की कार्यवाही नहीं होती थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन इतना सरल नहीं है। पुलवामा और उरी के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का जब प्रयास किया, पूरी दुनिया अचंभित हो गई। पहले इसके लिए इजराइल और अमेरिका 2 ही देशों का नाम दिया जाता था, अब इसमें एक तीसरा नाम जुड़ गया भारत का। और पहली बार हमारी रक्षा नीति विदेश नीति के साये से बाहर आई। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम सबसे शांति चाहते हैं, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहते, परंतु हमारी सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारी रक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप शांति रखना चाहते हो तो हमारे साथ भी शांति से व्यवहार होना चाहिए। ये स्पष्ट मैसेज
देश के अंदर, दुनिया के अंदर लाउड तरीके से चला गया और आज इसके कारण भारत को पूरी दुनिया ने एक अलग प्रकार की स्वीकृति मिली है। कश्मीर की समस्या हो, 370, 370 और 35 से हटेगी ऐसा कभी कोई मानता ही नहीं था। मुझे मेरे ही अंग्रेजी के एक प्रोफेसर ने, इलाबेन शाह करके प्रोफेसर थी, इन्होंने कहा था कि 370 का वादा जब आप करते हो तो आपकी अगली पीढ़ी को भी देकर जाओगे। मुझे आनंद है कि मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को हमारे संविधान से धारा 370 को समाप्त किया। कश्मीर के अंदर आज शांति है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं और कश्मीर धीरे 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 नॉर्मल होकर देश के साथ एकजुटता के साथ आज जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बहुत सारे हथियारी संगठनों के साथ समझौते हुए ये 2.5 साल के अंदर लगभग 4000 उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं, समर्पण किया है और ढेर सारे क्षेत्र हमारे आतंकवाद की चपेट से बाहर आ गए। वामपंथी उग्रवाद का, नक्सलवाद का जहां तक सवाल है, नक्सलवाद जब से शुरू हुआ तब से आज तक सबसे कम हिंसा ये 7 सालों के अंदर हुई और सातत्यपूर्ण तरीके से धीरे धीरे नीचे जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के नारे के इस पर मैं बाद में बात करूंगा। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर इस देश को उत्पादन का हब बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए मित्रों। मगर ये सब चलते चलते पूरा विश्व और भारत कोरोना के चपेट में आ गया और उस वक्त सभी लोगों का एक आकलन था कि भारत जैसा देश जिसमें इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी विविधता, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल में है और 130 करोड़ की आबादी, हम कैसे इस कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ पाएंगे। परंतु आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं, कोरोना जी समाप्त नहीं हुआ है, मगर एक बहुत बड़ी लड़ाई के एक हिस्से से हम सफलतापूर्वक बाहर आए, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर चुनौती को मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से लड़कर इस पर विजय प्राप्त करने का काम किया। आज जो लोग मजाक उड़ाते थे दिया जलाने का, घंटी बजाने का, जो लोग मजाक उड़ाते थे मास्क पहनने का, आज वो सब चुप है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमारी जो लड़ाई थी उसके सामने लड़ाई में हमारी सफलता का मुख्य कारण है विश्व भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी और भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार तो लड़ी ही लड़ी, राज्य सरकारें भी लड़ी और साथ में 130 करोड़ की जनता को भी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने एकजुट किया। जनता की भागीदारी जोड़ने का, इस प्रकार की महामारी के अंदर एक इतनी बड़ी आबादी में डिसिप्लिन लाने का जो इस नेतृत्व को यश प्राप्त हुआ है, मैं मानता हूं कि इस दृष्टि से जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो एक घर के अंदर रखने में सफल है। उस वक्त कर्फ्यू नहीं था, उस वक्त लॉकडाउन नहीं था। उन्होंने कहा था आप स्वयं शिस्त से ही अपने घर में रहिए और पूरा देश रहा था। मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद हमारे देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के शब्द को देश इतना सम्मान दे कभी नहीं देखा है। मेरे लिए आनंद का विषय है कि वो नरेंद्र मोदी जी के हुए। मित्रों, मगर जब कोरोना आया तो कोरोना के खिलाफ ढेर सारी लड़ाई लड़ने के लिए हमने अनेक प्रकार के काम किए। इसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात बताना चाहता हूँ। साइमल्टेनियसली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ है, ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, पेपर लिखने वाले बच्चों के पेपर्स में से, डॉक्टर के पेपर्स में से सारी चीज़ों को जिस्ट बनाकर हर रोज देश के अंतिम गांव तक भेजना जाता था। ये सारी बातें अपनी जगह पे है जिसके कारण हम सफल हुए। वैक्सीन भी बना, भारतीय वैक्सीन बना, देने की व्यवस्था हुई, इसकी ऐप बनी। आप वैक्सीन लेने से 30 सेकंड के अंदर ही आप पर इसका सर्टिफिकेट आ जाता है, 2 वैक्सीन होते ही कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आ जाता है। एक अद्भुत प्रकार की व्यवस्था हुई, मगर मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जब दूसरी लहर आई और ऑक्सीजन का संकट इस देश पर आया, तब मैंने देखा है कि 7-8 दिन तक इतनी अफरा तफरी थी।
त्राहिमाम त्राहिमाम लोग थे, मगर धैर्यपूर्वक मोदी जी ने इस संकट को भी दुनिया भर से जितने संसाधन मिल सकते थे लेकर, देश के अंदर जितने संसाधन थे इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर कर, और देश भर की राज्य सरकारों को और देश भर के जिला पंचायत तक के अध्यक्षों के साथ संवाद कर कर ऑक्सीजन के संकट का सामना किया और सफलतापूर्वक हम बाहर आए। आप कल्पना कर सकते हो, देश में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन 1500 मैट्रिक टन दैनिक था और हमारी रिक्वायरमेंट 15,000 तक पहुंची थी। 10 दिन के अंदर उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारतीय जनता को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भी मैं तो देखता हूं, मेरे पास संपर्क में भी आते हैं, देश भर के कोरोना पर स्टडी करने वाले ग्रुप जब आते हैं तो ऑक्सीजन संकट का स्टडी करने के लिए डेटा मांगते, क्या किया था, कैसे करा था, दुनिया भर से क्रायोजेनिक सिलेंडर कैसे लाए थे, इसका वहन कैसे किया, रातों रात ट्रेन कैसे बन गई, खाली सिलेंडरों को कैसे यहाँ उठाकर सेना के हवाई जहाज़ों से लाए। वो सिलेंडर थे वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के थे, हमारी परिवहन व्यवस्था ऑक्सीजन की इंडियन स्टैंडर्ड की थी, दोनों के बीच में आपने कैसे मेल मिलाप कराए। नाइट्रोजन से भले सिलेंडर थे, इसको 2 दिन के अंदर कैसे आपने साफ किया, सारी चीजें वो पूछ रहे हैं और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक नेता संवेदनशील होता है, एक नेता क्षमतावान होता है, एक नेता धैर्यवान होता है, एक नेता सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, तो किस प्रकार के चमत्कार होते हैं उसका उदाहरण हमारा ऑक्सीजन संकट के वक्त भारत की घोषणा थी, भारत का सफलता है। और ये मैं मानता हूं कि लाखों नागरिकों की जान बचाने में हम सफल हुए। मैं उस वक्त भी लोगों के संपर्क में था, ढेर सारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों का और ढेर सारे सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल डॉक्टर के, मेरे यहाँ इतने पेशेंट है, 3 घंटे में मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, सभी मंत्रियों पर जाता था। परंतु ईश्वर कृपा से और मोदी जी के सजग नेतृत्व के कारण आज हम इसमें से बाहर आए। मित्रों, उसी वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, मोदी जी ने उस वक्त उस समय का उपयोग एक अलग तरीके से भी किया। उन्होंने उस वक्त भारत के अर्थतंत्र को कोरोना के बाद अगर गति देनी है तो क्या नीति विषयक सुधार करना जरूरी है। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादक इस देश में फैक्ट्री लगाए, इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए क्या जरूरी है, ये सारे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजों को उन्होंने एकत्रित कर कर इसके रिफॉर्म की, इसकी नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया करी और उसी वक्त ये फैसले लिए गए जिसके अच्छे परिणाम अब मिल रहे। मैं इस पर पहले मैं फैसलों की बात करता हूं। सबसे पहले खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने की घोषणा करी। कैप्टिव और नॉट कैप्टिव खानों के बीच में जो डिफरेंस था वो समाप्त कर दिया।